Hello everyone, my name is Mohit again. I am teaching for IIT JEE Mathematics for past 22 years. तो ये वीडियो जो JEE 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होने वाला है, दोनों पेरेंट्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए. दिस इज प्राइमरली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th दिया होगा और 10th से 11th में मूव करेंगे. मतलब वो 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2025 में देंगे एंड at that time only they will be first time eligible to give IIT JEE का एग्जामिनेशन. तो ये उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है एंड डेफिनेटली जो एक कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करता है घर में तो पूरा घर ही इन्वॉल्व हो जाता है. मतलब पेरेंट्स का भी अपना एक रोल रहता है, सिबलिंग्स का भी रोल रहता है. तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और आई वुड से कि इस एज पे काफ़ी बच्चे जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते, उनका फोकस बार बार लूज होता रहता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमें कुछ जो अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं वो जनरेट करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू compete एट दिस लेवल. कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग. यहाँ पे पहली बार यू विल टेस्ट द रियल कंपटीशन आई विल से. तो इसलिए अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, जो भी सिंसियर बच्चा IIT JEE के लिए तैयारी करने जा रहा है, अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत हेल्प होगा और बहुत सारे मिथ उसके टूटेंगे या फिर वो आगे जाके जो करने वाली गलतियां हैं अगर उसके बारे में उसको पहले से पता है, अगर वो पहले से सचेत है कि यार ये गलतियां मेरे को बताई थी कि हो सकती है, ये हमें नहीं करना है, वरना प्रिपरेशन पूरा र्यून हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. तो बिकॉज अगला जो 2 साल है वो आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव ईयर्स हैं. मतलब इन 2 साल में की गई मेहनत का फल आपको अगले 30-40 साल तक आपके प्रोफेशनल कैरियर में मिलेगा. तो उसके लिए इतना इन्वेस्ट करना तो बनता ही है. तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा सोचे कि तो आधे घंटे का वीडियो है या 1 घंटे का वीडियो है, बाद में देख लेंगे कभी, और ऐसे करते करते वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे, उसके 6-7 महीने वेस्ट हो जाए. मतलब बहुत सारे बच्चे जो मैंने पिछले 22 साल में देखे कि जो जो यूजुअल मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. तो कम से कम हम वो मिस्टेक्स तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन स्मूथ रहे, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए, वेस्ट ना हो, बच जाए. ठीक है, तो आइए चलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में फ्लो क्या होने वाला है. तो वीडियो फ्लो में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द अमेजिंग कोर्स विच टीम कॉम्पिटिशन हैज ब्रॉट फॉर 2025 एस्पिरेंट्स. तो जो भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम से टीम कंपटीशन के साथ वो पढ़ना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आई विल गिव. सेकंड पॉइंट है कि IIT JEE या फिर NITs क्या होते हैं उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आई विल गिव, ताकि कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हेड स्टार्ट देंगे. वैसे टोटल हमने इसके बारे में अपनी वेबसाइट पे सारा कुछ दे रखा है डिस्क्रिप्शन के, कितने IITs है, कितने NITs, बहुत सारा डेटा हमने वेबसाइट पे दे रखा है online.competition.com. मतलब competition.com अगर टाइप करोगे तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा, बट यहाँ पे आई विल गिव अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट इट. तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू पॉन्डर, क्या क्या मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में होता है या मिथ्स होते हैं, क्या क्या वो गलतियां करते हैं, उनके बारे में डिटेल में वी विल डिस्कस कि तुम क्या क्या करने जा रहे हो, हम ये बता सकते हैं. मतलब IIT JEE में लगभग 10 लाख बच्चा एग्जामिनेशन देता है और जो IIT के अंदर, मेन IITs के अंदर जो ढंग की ब्रांच मिलेंगे वो लगभग 8-10 हज़ार बच्चों को मिलता है. तो केवल 1% सक्सेस रेट है और उस 1% में भी अगर हमें अच्छी रैंक चाहिए, मान लिया 1000 रैंक के अंदर चाहिए, तभी हमें एक मेन IIT जो पहली 5 है उसमें एक ढंग की ब्रांच मिलेगी, तो वो 0.1% हो गया. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि मेरे को तो CS ब्रांच चाहिए तो वो हार्डली 0.03% के आसपास होगा. तो मतलब कॉम्पिटिशन इतना इंटेंस होगा, इसलिए हम कोई भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा. उसके बाद जो भी हमारा ये प्रथम बैच है टीम कॉम्पिटिशन का, उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, ये बाकियों से अलग क्यों हैं, उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा मान लिया फाइनेंशियल रूप से उतना सक्षम नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है. वी आर नोन फॉर दिस कि आप हमारे चैनल से फ्री में पढ़ाई कैसे कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे पढ़ सकते हो, उसके बारे में भी वी विल डिस्कस. एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन सम इंस्टीट्यूट देन व्हाई यू शुड ज्वाइन कंपटीशन. कंपटीशन में क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट पूरे वीडियो के लिए. फर्स्ट पॉइंट जो है कि जो बच्चा 10 से 11th में जाना चाहता है तो उसके लिए टीम कंपटीशन हैज ब्रॉट अ कोर्स कॉल्ड प्रथम. इसमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई होगी और इसके बैच के पर्टिकुलर्स ये हैं. इट इज़ ऑल फॉर JEE 2025 मेंस प्लस एडवांस, दोनों जो एग्जाम होते हैं दोनों को ही कैटर करने के लिए कोर्स बनाया गया है. प्रथम हमारा बेसिकली 11th क्लास के बच्चों के लिए कोर्स है, प्रखर हमारा 12th क्लास के बच्चों के लिए कोर्स होता है. तो जो भी बच्चा प्रिपेयर करेगा ऑफ कोर्स वो 11th और 12th दोनों में ही करेगा. तो हम इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं. मतलब पहले साल के लिए ये कोर्स है जिसमें JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 11th वाला सिलेबस है वो हम कवर कराएंगे.
और बाकी भी इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा आगे चल के। जो इसका स्टार्टिंग डेट है दैट इज 27 मार्च 2023। जो एंड डेट है, मतलब जो क्लासेस आपको मिलेगा शेड्यूल्ड क्लासेस, वो 20 दिसंबर तक मिलेगा 2023 तक। इसमें 11th का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है वो कंफर्टेबली फिनिश कर लेगा अपना सिलेबस। उसके बाद इस बैच का जो एक्सेस है, यहाँ पे तो आपका थ्योरी क्लास आना बंद हो गया, मतलब 11th वाले पोर्शन का दैट इज कंप्लीटेड। बट उसके बाद एक दो टेस्ट होगा, और अगर कोई बच्चे का मान लीजिए कोई चैप्टर छूट गया है और वो उसको वापस रिवाइज वगैरह करना चाहता है किसी भी रीजन से, तो जो बैच का एक्सेस है वो आपको 31 मार्च 2024 तक होगा। अब जैसा मैंने बोला कि जो भी बच्चा 11th 12th में प्रिपरेशन कर रहा होगा वो बेसिकली 2 साल प्रिपरेशन करेगा, बट हम 2 साल का एक साथ फीस नहीं लेते हैं, मतलब हम इसको 2 पार्ट में ही तोड़ते हैं कि पहले आप 11th का देख लो, और अगर आपको जमे सब कुछ अच्छा चले तो आप 12th में एडमिशन ले सकते हो। तो उस 12th का जो एडमिशन है वो अगले साल फिर आप दोबारा लेंगे, ठीक है। तो जो इस बैच का एक्सेस है वो 31 मार्च 2024 तक रहेगा। बट अगर कोई बच्चा हमारे साथ 12th में भी कंटिन्यू करता है और वो प्रखर बैच में एडमिशन लेता है, जो 12th वाला कोर्स है, तो फिर इस बैच का जो आपको एक्सेस है वो जेई का जब तक एडवांस पेपर नहीं होता, पहले मेंस का पेपर होता है उसके बाद एडवांस का होता है, लास्ट में एडवांस का पेपर होता है, तो बिल्कुल लास्ट तक जेई का एडवांस का पेपर होगा 2025 जून के आसपास, तब तक आपको इस बैच का एक्सेस भी रहेगा। बट ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो हमारे साथ 12th में कंटिन्यू करेगा। जो मान लिया 12th में किसी भी रीजन से डिसकंटिन्यू करता है, उसके लिए भी जैसे दिसंबर में कोर्स खत्म हो गया, बट फिर भी हमने पूरे मार्च के एंड तक 31 मार्च तक हम उसको एक्सेस देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सिलेबस कवर्ड क्या होगा वो मैंने बोला कि प्राइमरली 11th में जो जो चैप्टर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चैप्टर होते हैं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजली जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है वो हम पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पढ़ाएंगे जो यूजली इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की जो फीस है दैट इज 26,400, और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, उसके लिए आप एक बार सपोर्ट में बात कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। बट फीस हमारी इतनी है, ये केवल फर्स्ट ईयर की फीस है, मतलब इसी प्रथम कोर्स की फीस है। प्रखर में अगर कोई एडमिशन लेता है तो उसकी फीस नेक्स्ट ईयर सेपरेट आएगा। फिर उसके बाद जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो एक वीक में 3 to 4 डेज होगा, और पर डे यू विल हैव 3 क्लासेस 4 PM ऑनवर्ड से, मतलब शाम को 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की 1.5 घंटे की क्लास होगी, और बीच में 10-10 मिनट का गैप होगा। तो 1.5 into 3 क्लासेस, तो 4.5 आवर्स एक दिन में आपके पास वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जो आपको थ्योरी लेक्चर दिखाया जाएगा। जो लेक्चर्स है वो ऑफकोर्स रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारे एक साथ डंप कर दिया, वो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए शेड्यूल्ड ही होगा। और 3 से 4 दिन एक वीक के अंदर ये क्लासेस लगेगा। जो फैकल्टी टीम है वो आलोक सर एंड नीरज सैनी सर, जिनका मतलब शॉर्ट में बच्चे ALK सर या NS सर बोलते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अमित बिजानिया सर, ABJ सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, एंड माई सेल्फ मोहित त्यागी, आई विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स इन दिस कोर्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रथम कोर्स, प्रथम 1 कोर्स। अब हम आते हैं JEE, IIT या NIT का मतलब क्या है। तो देखो, IIT तो एक इंस्टीट्यूट हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टोटल मिला के अब तो काफ़ी नए भी खुल गए, 22-23 के आसपास हैं पूरे इंडिया में। और जिसमें टॉप के जो IIT हैं, जो बहुत पुराने इंस्टीट्यूट हैं, वो IIT दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, खड़गपुर हो गया, कानपुर हो गया, और रुड़की भी आता है इसमें, पुराने इंस्टीट्यूट में। इनको हम बोल सकते हैं जो टॉप के 6-7 इंस्टीट्यूट हैं। वैसे तो टोटल सभी 22 को हम IIT JEE बोलते हैं। फिर IIT BHU भी इसके अंदर ऐड होता है, वो लगभग 7 है। उसके बाद कुछ नए IIT से, नए IIT का मतलब भी उनको 10-12 साल खुले हुए हो गए हैं, ऐसे मिला के लगभग 22-23 IIT हैं। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड NITs, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको हम ये बोल सकते हैं हर राज्य का पहले जो अपना रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, जो सबसे फेमस होता था, उनको क्लब करके गवर्नमेंट ने एक दूसरा इंस्टीट्यूट उनको बोलने लगे जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NITs। IIT और NITs में एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम इज JEE। ये ठीक है, तो JEE कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, JEE एग्जामिनेशन का नाम है, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जॉइंट इसलिए आता है क्योंकि ये IIT और NIT में एडमिशन के लिए होता है, इसी के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। अब JEE बेसिकली हमारा होता कैसे है, इसके 2 पार्ट हैं, एक मेंस हो गया, एक हो गया एडवांस। पहले मेंस का टेस्ट होगा, ये ठीक है, आप भले IIT में जाना चाहते हो, भले NIT में जाना चाहते हो, मेंस का टेस्ट देना जरूरी है। ये यूजली 1-2 होगा, मतलब बेस्ट ऑफ 2 है, तो 2 एग्जाम होगा, आप दोनों भी दे सकते हो। अगर दोनों दे रहे हो तो उनमें से जो बेटर परफॉर्मेंस जिसमें आपका होगा वो काउंट होगा। एक भी दे सकते हो, एक में तो जो आप दे रहे हो बस वही काउंट होगा।
तो ये यूजली पहला जनवरी में होता है और जो दूसरा एग्जामिनेशन है वो अप्रैल में होता है यूजली। तो दो चांसेस लिए देते हैं कि बाई चांस किसी बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, एक पेपर उसका खराब हो जाए, तो उसके पास एक और चांस रहे। इन दोनों का जब रिजल्ट आ गया उसके बाद इन दोनों में से हर बच्चे की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, दोनों में से अगर किसी ने दोनों दिया है तो दोनों में से जो बेटर परफॉर्मेंस है वो लिया जाएगा, किसी ने एक दिया है तो वही परफॉर्मेंस लिया जाएगा। उससे फिर एक रैंक लिस्ट बनाते हैं। अब इस लिस्ट में से मतलब ये लिस्ट तो बन गया आपका पूरा 4-5 लाख रैंक तक, पूरा लिस्ट बना दिया। अब जो एनआईटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, वो तो इसी लिस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन देगा, बस इसके अलावा हमें और कोई एग्जाम नहीं देना। ये वाला जो एग्जाम देना है उसी के बेसिस पे वो अपना एडमिशन लेगा। बट जो आईआईटीज हैं, मतलब आईआईटीज ऑफ कोर्स बेटर इंस्टीट्यूट है, ये मतलब बेटर का इन द सेंस कि जो परसेप्शन वाइज है इनकी रैंक हाई है, उसके बाद एनआईटीज आते हैं। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो एनआईटीज तो मेंस के बेसिस पे ही ले लेंगे। आईआईटी क्या बोलेगा कि नहीं इतना ही काफी नहीं है, अभी तो एक और एग्जाम दो। तो ये जो लिस्ट बना इसमें से लगभग पहले जो 2 लाख बच्चे होंगे वो एलिजिबल होंगे अगला एग्जाम देने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस हर कोई दे ले। यहाँ पे इस जेई मेंस में लगभग 10 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से वो पहले 2 लाख की रैंक निकाल के ये बताएंगे कि ये बच्चे एडवांस दे सकते हैं। लगभग 2-2.5 लाख के आसपास होता है, बट उसमें बच्चे लगभग 1.5 लाख ही देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जिनको लगता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला, वो फिर जेई एडवांस में अपीयर होते हैं। ये एक ही एग्जाम होता है और इसमें दोबारा मतलब जो जेई एडवांस दे दिया, फिर इस जेई एडवांस में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी एक लिस्ट बनेगी, मतलब और उसमें मतलब अब इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका तो केवल क्वालिफाइंग रोल था कि एक बार क्वालिफाई कर लिया उसके बाद इसका मार्क्स क्या है दैट इज इमटेरियल। ये ठीक है। अब जो जेई एडवांस का जो एग्जामिनेशन होगा उसकी अपनी एक सेपरेट रैंक लिस्ट बनेगी और उससे उस रैंक लिस्ट से हमें आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। जैसा मैंने बोला कि लगभग 2 लाख बच्चे इसमें अपीयर होंगे और अगर हम सीट की बात करें तो आईआईटी के अंदर लगभग 16,000 सीट्स हैं। बट अगर हम अच्छी ब्रांच की बात करें, अच्छे आईआईटी की बात करें, तो तुम ऐसा मान सकते हो मोटा मोटा पहले 8-10 हज़ार में रैंक होना चाहिए, तभी वी विल बी एबल टू गेट समथिंग मीनिंगफुल। अच्छा, एनआईटीज में हम ये बोल सकते हैं, वैसे एनआईटीज में तो जो टोटल यहाँ पे जो रैंक लिस्ट बनती है उसमें 60-70,000 वाले बच्चों को भी कुछ मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। बट इफ आई टॉक अबाउट गुड ब्रांच एंड गुड कॉलेज, तो पहले 25-30 हज़ार तक अगर रैंक है तो यू कैन गेट फेयरली डिसेंट ब्रांच एंड कॉलेज। तो दिस वाज ऑल अबाउट आईआईटी जेईई। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें कि जो एग्जाम है वो आपने जब पहली बार 12th दिया, एक बार तो उस टाइम पे दे सकते हैं और एक उसके नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। केवल 2 बार दे सकते हैं ये एडवांस्ड का एग्जामिनेशन, एक तो 12th के साथ और एक उसके नेक्स्ट ईयर, बस 2 बार दे सकते हैं, उसके बाद एग्जाम नहीं दे सकते। जो मेंस है वो अभी आप 3 बार दे सकते हो, मतलब अभी हो सकता है आगे जाके कोई रूल चेंज हो जाए, 25 में कोई नया रूल आ जाए, वैसे आएगा नहीं मोस्ट वाली। बट ये एग्जाम आप एक बार और दे सकते हो, मतलब एक 12th के साथ दे सकते हो, एक 12th पास करने के अगले साल बाद, जैसे तुमने 25 में अगर करोगे तो जो बच्चे 25 में 12th देंगे वो 2025 में एंड 2026 में ये एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं 2 बार, बस उसके बाद नहीं दे सकते। मेंस का एग्जाम आप 25 में दे सकते हो, 26 में दे सकते हो एंड 27 में दे सकते हो, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा चांस है। बट जो बच्चा फिर 27 में देगा वो केवल एनआईटीज में ही जा सकता है, आईआईटी में नहीं जा सकता, क्योंकि एडवांस तो वो दे ही नहीं सकता। तो इस तरीके से पहले अनलिमिटेड जो अटेम्प्ट थे वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि आईआईटी जेईई एडवांस्ड में हमें काफ़ी शिद्दत से तैयारी करनी चाहिए, बहुत सीरियसली तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस है। इसलिए कुछ कुछ बच्चे तो 9-10 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू पॉन्डर या फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या मिथ्स हैं या फिर क्या क्या मिस्टेक्स एक बच्चा कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन ऑफ कोर्स इंटेंस है। आईआईटीएंस जो होते हैं, जो आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको यूजुअली हम क्रीम ऑफ द नेशन बोलते हैं एंड इट इज़ अ हाईली रेप्यूटेड ब्रांड। मोस्ट वाली सभी को पता होगा आईआईटीज़ के बारे में। बाहर भी मतलब आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी उठा लो उसमें मैक्सिमम तुम्हें मिलेंगे जो सीईओ वाली पोजीशन में आईआईटीएंस ही मिलेंगे काफ़ी। तो इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांच। अब उस लीग में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी फियर्स है, काफ़ी इंटेंस है आई विल से। तो जिस बच्चे को जैसे मैथमेटिक्स पसंद है और कोई बोले कि मेरे को तो मैथ बहुत अच्छी लगती है और साइंस में तो मेरा बचपन से ही अच्छा रहा है, तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि सीबीएसई बोर्ड में या बाकी बोर्ड में लगभग 1.5-2 लाख बच्चे ऐसे जिनके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं 10th में। बट वो 2 लाख बच्चे ऐसा तो नहीं कि आईआईटी में चले जाएंगे। आईआईटी में तो सीट केवल 10,000 है।
तो अगर हम केवल आईआईटी की बात करें तो 10 लाख बच्चे के आसपास इसका फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, और उसमें से 10,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, तो 1% इसका सिलेक्शन रेशियो हो गया। अब ऐसा बोल के देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, बट मैं ये तुम्हें बता रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपटीशन क्या है। अगर कोई बच्चा बचपन से टॉप करता हुआ चला रहा है तो उसको ये समझना चाहिए कि वो तो अपनी क्लास में टॉपर था, ये ठीक है। अब लाइफ उतनी ईजी नहीं बचेगी, क्योंकि अब इंडिया में जितने भी क्लासेस हैं सबके टॉपर्स निकाल के फिर वो कॉम्पीट करेंगे। उस टॉपर्स के बीच में यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू एक्सेल। तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी इंटेंस, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि हर साल आपके जैसे ही बच्चे इसमें सेलेक्ट होके जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज है। कोई बच्चा अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करे, डिसिप्लिन वे में मेहनत करे, तो सिलेक्शन हो सकता है। बट अगर कोई ये सोचता है कि मेरे बचपन से अभी तक 100 में से 100 मार्क्स आए, तो आई विल से कि ऐसे तो जो 100 में से 100 मार्क्स आने वाले लगभग 20-25 बच्चे हैं, उनमें से एक सेलेक्ट होगा। इसलिए इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए कि चलो बाद में प्रिपरेशन कर लेंगे, कभी भी चालू कर देंगे। बच्चे तो मैंने जैसे बोला ना, कुछ कुछ बच्चे 9-10 से भी स्टार्ट करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें 9-10 से प्रिपरेशन करनी जरूरी है। अगर आप 11-12 से भी सिंसियरली करोगे, पूरे फोकस के साथ करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे, तो यू हैव ए वेरी गुड चांस। ऑफ कोर्स ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे सेकंड वाले पॉइंट में आ जाते हैं। कुछ कुछ जगह पे बच्चे या पेरेंट ये सोचते हैं कि यार तू अभी तो बोर्ड ढंग से कर ले ताकि तेरी परसेंटेज बन जाए, और फिर उसके बाद 12th के बाद करना तू एक बार, एक साल ड्रॉप लेके। तो आई विल से कि देखो, एक तो आपने ड्रॉप लिया 11-12 छोड़ के, एक वो बच्चा जिसने 11-12 में तैयारी की, फिर उसकी ढंग की रैंक नहीं आई या रैंक ही नहीं आई, फिर वो 13th में आया ड्रॉपर में, वो आपके साथ कॉम्पीट करेगा, तो उसकी और आपकी नॉलेज लेवल में ऑलरेडी हेल एंड हेवन का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अभी आप 11-12 में क्यों प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो? अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि यार इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता, तो आपने तो हार यही मान ली। उसका मतलब क्या है कि वो बच्चा जो स्ट्रेस ले रहा है वो तो डेफिनेटली आपसे अच्छा हो ही गया ना। और काफ़ी चीज़ें जब हम उस सिचुएशन में पहुंचते हैं तो हमें मेहनत करना आ जाता है। तो इवन दो सेम आईक्यू के बच्चे हों, ये ठीक है, एक बच्चा 11-12 में प्रिपरेशन कर रहा है और एक बच्चा नहीं कर रहा है, तो जो 11-12 में प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा। 2 साल बाद जब दोनों ही मानिए ड्रॉप ले रहे हैं, तो जो जिसने प्रिपरेशन किया वो उससे ऑलरेडी बहुत आगे होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हार्डली हमें 8-9 मंथ मिलेगा मैक्सिमम तैयारी करने के लिए। उसमें हमें पूरा 11-12 का सिलेबस खत्म भी करना होगा और ऐसे बच्चों से compete भी करना होगा। तो इट विल बिकम प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। आई वॉन्ट से कि इट इज इम्पॉसिबल, बट आई विल से कि अगर वो करना पॉसिबल है तो उससे 10 गुना ईजी है कि अभी हम प्रिपरेशन करें, और तो फिर हमारी रैंक भी बेटर आएगी और मेहनत करने की हमें अभी से आदत होगी। ये तो मतलब फिर इस तरह की चीज होगी कि हम 3 साल का जो खाना कोई बंदा खा रहा है वो 1 साल में ही खा रहा है। अब उसको जितनी प्रॉब्लम होगी उतनी प्रॉब्लम आपको भी होगी अगर आप ये सोचते हो कि मैं 12th के बाद ही करूंगा। यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट अगर हम ये सोचेंगे ड्रॉप के बाद करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज आता है कि ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, या फिर कोटा जाएं, होम टाउन में करें। तो देखो, जो बच्चा यूजली आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, और जैसा मैंने बोला कि 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा आईआईटी के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज डिफरेंट होंगी। ही विल बी हाईली मोटिवेटेड, डिसिप्लिन, ये सारी कैपेबिलिटीज तो हमें चाहिए होगी। तो अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन है, तो आई विल से ऑनलाइन इज ए बट मच बेटर चॉइस। क्योंकि देखो, अभी तक तुमने कैसी भी पढ़ाई की हो, अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मैं तो लास्ट में 4 दिन पढ़ता था, मैं 100 में से 100 मार्क्स आ जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब यू हैव टू स्टडी एवरी डे ऑलमोस्ट 10 आवर्स अ डे कंसिस्टेंटली, इंक्लूडिंग क्लासेस, मतलब भले ही वो ऑफलाइन की हो भले ही ऑनलाइन की हो, तो कंसिस्टेंटली हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद होमवर्क भी करना पड़ेगा, और वो कम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही बेटर रैंक आएगा, जितना बेटर रैंक आएगा उतना ही हमें अच्छी आईआईटी मिलेगी, मतलब अच्छा टैग मिलेगा, उतना ही अच्छी ब्रांच मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, मतलब केवल सेलेक्ट होना ही सफिशिएंट नहीं है, अच्छी रैंक और अच्छा आईआईटी में जाना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो बच्चा ऑफलाइन में जाएगा वो आने जाने में, उसे कितना भी पास में उसके इंस्टीट्यूट हो, डेली 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो जो 1-1.5 घंटा बचता है हमारा ऑनलाइन में, अगर कोई बच्चा सिंसियर है, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सकता है, तो डेली 1-1.5 घंटे में या तो वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ अपनी एक्टिविटी कर ले, या फिर उसमें एक्स्ट्रा पढ़ ले। अब ये जो 1-1.5 घंटा डेली है ओवर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, उस बंदे को बहुत आगे रख देगा इन कंपैरिजन टू द पर्सन जो वो 2 घंटे यूज नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर एफिशिएंसी वाइज बोलें तो आई विल से ऑनलाइन इज मच बेटर। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम तो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, तो उसका एक रीजन तो ये कि यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ या फिर डिसिप्लिन इनफ, विच यू विल बी फाइनली। अगर आप आईआईटी में जाओगे तो यू विल बी मोटिवेटेड इनफ एंड डिसिप्लिन इनफ टू गेट इनटू इट। तो ये तो जैसे वो बोलते हैं ना, चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम होगी कि अगर आप डिसिप्लिन होगे तभी आईआईटी में जा सकते हो, ये ठीक है।
तो अगर आप उतने डिसिप्लिन होगे तो डेफिनेटली ऑनलाइन पढ़ ही सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन इज मच बेटर चॉइस देन ऑफलाइन, बिकॉज इसमें कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। कस्टमाइजेशन मतलब आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, आपकी कुछ चीज़ वीक है उसके हिसाब से। ऑफलाइन में जब हम बैच में बैठे हुए हैं तो उसी तरीके से चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। एक ही बार जो हमने पढ़ा फिर वो चला गया, मतलब दोबारा क्लास यहाँ पे तो आई कैन अटेंड द क्लासेज अगेन एंड अगेन। तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो आई विल से कि ऑनलाइन इज मच मोर एफिशिएंट। ये ठीक है, अगर सेम IQ का बच्चा सेम मोटिवेशन के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ेगा तो ऑनलाइन वाला बच्चा डेफिनेटली आगे जाएगा, क्योंकि एवरी डे ही विल हैव सम एडिशनल टाइम अवेलेबल टू हिम। प्लस अगर कोई घर में बैठ के पढ़ रहा है, मतलब कोटा जाने में देखो एक कंपटीशन है, अब वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से वर्क करता है। एक बच्चा वहां पर जाकर डिप्रेस भी होता है कि चारों तरफ देखे ना इतने सारे बच्चे, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। फिर इमोशनल सपोर्ट नहीं होता पेरेंट्स का, भटकने के चांस होते हैं, बहुत मतलब बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे जाने में। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाने से हमें फ़ायदा हो जाएगा, मतलब उसको जाने के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर मान लिया किसी बच्चे ने सोचा कि नहीं नहीं ऑनलाइन तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, ऑफलाइन ही पढ़ सकता हूँ, तो अगर उसके शहर में टीचर्स अच्छे नहीं है तो फिर वो वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा होगा। दैन इट इज़ बेटर कि हम कोटा जैसी जगह पे जाएं। डेफिनेटली वहाँ पे इकोसिस्टम तो हमें अच्छा मिलेगा पढ़ने का, उसके बाद आप उसको कितना यूज़ कर पाते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिया। अगर बच्चा घर पे रह के प्रिपरेशन करता है तो देखो प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग टू बी स्मूथ, दैट इज फॉर श्योर। चाहे कोई भी रैंक आपकी आ रही हो, बीच में हिकअप्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो अगर पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं तो दे कैन टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट कि वो डिप्रेशन में ना जाए। उसको थोड़ा सा पंप अप कर दिया, मोटिवेट कर दिया, दैट ऑल्सो वर्क्स वंडर बच्चे के लिए ना। सेम ही बच्चा अगर पंप अप होगा तो हो सकता है कि अपने आप को बहुत ऊपर तक ले जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और मैंने बोला कि इसका दूसरा पक्ष भी, अगर आपके मान लिया जिस शहर में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर ढंग की कोचिंग ही नहीं है, या फिर एक सब्जेक्ट खराब हो गया, बहुत तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ा रहे, कोर्स खत्म नहीं कर रहे, ऐसे बहुत दिक्कत होती है। बी या फिर इवन मेट्रो सिटीज़ में भी इस तरह की दिक्कत होती है। तो फिर डेफिनेटली हमें उस शहर से बाहर आना चाहिए। तो दिस वॉज माई टेक, डिसीजन शुड बी योर्स। हमें सुननी तो सबकी चाहिए बट करनी वही चाहिए जो हमारा मन बोले, ठीक है। उसके बाद आफ्टर रिजल्ट और नाउ का मतलब ये, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यार अभी तो बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, मैं तो रिजल्ट के बाद जब मई जून में आएगा तब देखूंगा। तो आई विल से अगेन यू आर लूजिंग 3-4 मंथ्स, 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स, ठीक है। अगर आप मतलब रिजल्ट ऐसा ट्रिगर पॉइंट क्यों है कि मेरे को जेई की प्रिपरेशन में जाना पड़े, मतलब उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि चलो जेई की प्रिपरेशन में करके देख लेता हूं, अगर बाई चांस हो गया तो फिर मैं तुम्हें रिजल्ट अभी से बताता हूं नहीं होगा, फिर आप 2 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर 2 साल क्यों वेस्ट करें, अभी से और कुछ सोचो। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि 90% से ऊपर तो पता नहीं कितने लाखों बच्चे लाते होंगे इंडिया के अंदर, उनमें से केवल 10,000 का सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो अगर किसी को ये शक है पता नहीं उन्हें बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखो यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ। बाई चांस या बाई लक सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं अभी से लेकर देता हूँ। पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपकी नॉलेज तो आपको पूरा होना ही चाहिए। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके बाद वो फॉल्टर कर जाए, दैट इज पॉसिबल, बट अगर किसी को नॉलेज ना हो वो सेलेक्ट हो जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। आज तक कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो इसलिए यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ। अगर आपने ड्रॉप लेने का सोच लिया है तो अभी से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ही जैसे लोग जो आपको आगे चल के कंपीट करेंगे, उनकी जर्नी अभी से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसा बोलने पे हो सकता है कि कोई पेरेंट या बच्चा बोले कि फलाने ने, मेरे भैया ने तो जून में स्टार्ट किया था फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन समथिंग। मे बी उसकी रैंक आई हो 600 और अगर वो पहले से स्टार्ट करता तो हो सकता है उसकी रैंक आती 500। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा डेफिनेटली। जो ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा दिन देगा, उसको लास्ट में रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है। किसी भी तरह का मान लिया बच्चा 15 दिन के लिए बीमार पड़ गया, उस तरह के हिकअप्स के लिए जो होता है यूजली, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, उन सबको आयरन आउट करने के लिए यू विल हैव मोर डेज अवेलेबल टू यू। अब ऐसा करने पे जिनको कंपटीशन का आइडिया नहीं है, ये ठीक है, उनको लगता होगा यार 15 दिन से क्या फर्क पड़ता है, 2 साल में बहुत फर्क पड़ता है। यू विल फाइंड कि बच्चा एक दिन में 1-1 घंटे के लिए तरसेगा कि 1 घंटा कहीं से मेरे को मिल जाए तो मैं ये चीज़ रिवाइज कर लूँ कि टेस्ट आएगा। इस हद तक कॉम्पिटिशन है, बट इसमें डरने वाली इसलिए बात नहीं क्योंकि जिस बच्चे के साथ आप कंपीट कर रहे हो वो भी आपके जैसा है, आपके एज ग्रुप का बच्चा है। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी बेटर देन सर्टेन थर्शोल्ड, तभी आप उस जेई में जा पाओगे। तो आई विल से हमें अगर प्रिपरेशन करने का मूड बना लिया तो अभी से करना चालू कर देना चाहिए। हाँ, ये जो टोटल डेडिकेशन ऑफ 2 ईयर्स है इसकी मैंने बात कर दी कि इसको लाइटली ना लें, इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको जो लाइफ है वो बहुत हाईली डिसिप्लिन होनी चाहिए। आपका रूटीन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, 4 से 7 एक बार पढ़ाई करनी, इस तरह से। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि 4 ही बजे उठना है, बट डेफिनेटली अगर सुबह उठ के पढ़ोगे ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मच बेटर रिजल्ट्स आते हैं। और फिर 7 से 8 तक मान लिया फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर 8 से इतने बजे तक मेरे को ये करना, इस तरह का पूरा रूटीन फिक्स होता है बच्चे का 2 साल के लिए। मतलब ये तो एक तपस्या की तरह है जो हम 2 साल के लिए करें, बट इसके बेनिफिट आपको अगले 30-40 साल तक मिलेंगे। मतलब जो आपके साथ टैग रहेगा वो जिंदगी भर साथ में चलेगा।
द मोमेंट यूल से कि आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे, सामने वाले का एक मिनिमम तो एक्सपेक्टेशन आपसे सेट हो ही गया होगा, अच्छा इसको इतना 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 तो आता ही है ये, ठीक है। अगर आप छोटे से उसमें किसी भी छोटे कॉलेज से करके जाओगे तो भले ही आपको नॉलेज ज़्यादा है बट सामने वाला कोई चांस ही नहीं देगा। मतलब आप लोगों ने फलाने इंस्टीट्यूट से आए हैं तो बोलेगा ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि वो आपसे कोई खुन्नस निकालना चाह रहा है, खुन्नस नहीं निकालना चाह रहा है। अब जैसे हम भी अपनी कंपनी के लिए लोगों को हायर करते हैं, मान लिया मैंने बोला कि एक पोस्ट निकाला मैंने कि इसके लिए हमें फलाना बंदा चाहिए, अब हमारे पास 1000 रिज्यूमे आ गए। अब ऐसा तो मैं 1000 रिज्यूमे को पढ़ूँ, ये ठीक है, इतना टाइम तो नहीं है डेफिनेटली। हम तो क्या करेंगे, पहले हम एक शॉर्ट मारेंगे कि आईआईटी के कौन कौन से बंदे हैं, तो बोलेंगे आईआईटी के रखो, बाकी हटाओ पहले, ठीक है। इवन इफ जो दूसरे इंस्टीट्यूट का बच्चा है उसको हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इस तरह की जो बाइसेस हैं वो हर जगह हर जॉब में रहती है। तो टैग डू वंडर्स, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे कॉलेज से पढ़ के कोई सक्सेसफुल नहीं होता, बट आई विल से कि छोटे कॉलेज से पढ़ के अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो वो बहुत कम केसेस होते हैं, मतलब उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सक्सेस तो कहीं से ही मिल सकती है। सक्सेस मिल जाएगा बट चांस बहुत कम हो जाएंगे, या फिर उसको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वही 10 गुना मेहनत तो आईआईटी में जाकर कर ले तो वो तो पता नहीं कहाँ का सीईओ बन जाए उतनी मेहनत में। तो ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म मैटर्स अ लॉट, आई वुड से कि इट विल मेक योर लाइफ ईजी, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, छोटे इंस्टीट्यूट से ही बच्चे निकलते हैं, बट फिर वो है कि छोटे इंस्टीट्यूट से 1000 में से एक निकलेगा और आईआईटी में से हो सकता है उसी लेवल पे 1000 में से 800 बच्चे पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ रेशो है। आईआईटी में पहुंचने वाले बंदे ऐसे भी नहीं कि सारी सक्सेसफुल हैं, उसमें भी फेलियर होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, इस तरह की चीज़ें होती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक क्या है, ज़्यादा चीज़ क्या है, किस रेशो में सक्सेस मिल रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें मैं इसलिए भी बात करूँगी कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि आज तक चाहते कि लड़की की शादी है, चल उसको लेके बच्चे को 10 दिन के लिए उसके 10 दिन वेस्ट कर दिए। ही और शी कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट दीज मेनी डेज नाउ फॉर नेक्स्ट 2 years। ये ठीक है, ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दे, इनकरेज करें कि वो पढ़ाई करे, ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती कहीं इधर ले गए कहीं उधर घुमाने ले गए, उसकी वहाँ बैंड बज जाए इंस्टीट्यूट के अंदर, मान लिया उसके रैंक ही नीचे आ जाए बहुत ज़्यादा, फिर वो डीमोटिवेट हो जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें स्पाइरल भी होती हैं। अगर एक बार मेरे को कॉन्फिडेंस आया तो हो सकता है उसके बाद मेरा लगातार परफॉर्मेंस और अच्छा होता चला जाए, या फिर एक बार खराब हुआ, कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ तो लगातार नीचे जाते चले जाएं। तो दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज एंड हमें उसको केयरफुली टैकल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेडी फॉर शॉक, जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे बच्चे जो जेई में आएंगे वो यूजली अपने क्लास के टॉपर ही होंगे, ठीक है, या फिर अच्छा परफॉर्मर होंगे, टॉप 5 में रहते होंगे। यहाँ पे आके उनको आदत होगी 100 में से 98, 95 ऐसे मार्क्स देखने की। यहाँ पे ऐसा हो सकता है पहला टेस्ट देने 100 में से 8 मार्क्स आए तो दे विल बी, उनके पेरेंट्स को लगेगा ये क्या हो गया। तो इसका रीजन मैंने बता दी कि यहाँ पे सारे टॉपर्स ही कंपीट कर रहे हैं, ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, आईआईटी जेई में तो देखो 100 में से अगर किसी के पेपर जो है वो ग्रेडेड बनता है, इजी क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट आते हैं, टफ आते हैं आईआईटी जेई के हिसाब से। मतलब इजी, जिनको मैं इजी बोल रहा हूँ बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो वो भी बहुत टफ होगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स के हिसाब से मतलब इजी, मॉडरेट, टफ में कैटेगराइजेशन होगा। और किसी बच्चे के अगर मान लिया 40-50% आ गए तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी सी लोअर करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि हमें अभी भी 100 में से 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे हमारे 50% के आसपास हो गए तो मतलब स्टूडेंट इज डूइंग प्रीटी गुड। तो इस तरह के शॉक लगेंगे कि पहले हमें इतने मार्क्स देखने की आदत थी, अब ये हो गया। तो इसका एक चीज़ ये भी है कि मान लिया अब जो परफॉर्मेंस होगी, जैसे आईआईटी में तो क्या है कि मान लिया 75% से ऊपर आया तो हमने बोलिए डिस्टिंक्शन आ गया बच्चे का, ये ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, नाउ एवरीथिंग इज रिलेटिव। पेपर के अंदर मान लिया एक बच्चे के 40 मार्क्स आए, ठीक है, 100 में से, तो वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत खराब भी हो सकते हैं, बिकॉज पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अगर पेपर ईजी आ गया तो मार्क्स सबके ज़्यादा आ जाएंगे, पेपर हम बहुत टफ दें तो मार्क्स सभी के कम आ जाएंगे, बट सभी के कम आएंगे तो किसी के जो कम प्रिपरेशन उसके बहुत ही कम आएंगे। तो एवरीथिंग विल बी रिलेटिव। अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चे ने मेरे को आके बताया कि 100 में से सर मेरे 34 मार्क्स आए, कैसे मार्क्स आए, तो मैं बोल नहीं सकता अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है, एवरेज है, कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज जब तक मेरे को ये नहीं पता नहीं उस क्लास का एवरेज क्या है, ये ठीक है, पेपर की टफनेस लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए स्पेशली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि वो बच्चे के मार्क्स या परसेंटेज देख के ऐसे ये ना बोले कि उसको बोलना चाहूँगा तू तो पढ़ता ही नहीं, पूरे दिन पता नहीं क्या करता रहता है बैठ के कंप्यूटर के सामने, तेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आप तो उसको अगर बेंच मार्किंग करनी है तो ये देखो कि क्लास में रैंक क्या रहा है, और उससे भी बेटर बेंच मार्किंग ये होती है कि क्लास का एवरेज क्या है और आपके कितने मार्क्स हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 33 मार्क्स आए, क्लास का एवरेज ही 17 मार्क्स है, तो उसके तो लगभग डबल मार्क्स आए एवरेज से, तो मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है। बट अगर किसी के 33 मार्क्स आए और क्लास का जो एवरेज है वो मान लिया 35 है, तो मतलब ही इज बिलो पार, फिर उसे और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्लास का एवरेज 60 है, आपके 30 मार्क्स है, मतलब बहुत ही खराब प्रिपरेशन चल रहा है। यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। तो जो
परफॉर्मेंस है वो रिलेटिव है। तो जब भी हम बेंचमार्किंग करें, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है, उनको भी एजुकेट होने की ज़रूरत है कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो क्लास एवरेज से देखें। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे का वो अपने मार्क्स दिखाए पेरेंट्स को लाके, वो बोले कि फिजिक्स में 60 मार्क्स हैं, मैथ में 30 मार्क्स हैं और केमिस्ट्री वाले 90 मार्क्स हैं। तो आपको लगे इसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिजिक्स बहुत एवरेज और मैथ बहुत वीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसके मैथ में 30 है तो आप उससे एब्सोल्युटली जज कर ही नहीं सकते। आप तो ये पूछोगे कि बाकी लोगों के कितने हैं, एवरेज कितना है, उससे जज होगा, ना कि एब्सोल्यूट मार्क्स कंपेयर करके। हो सकता है, और मैक्सिमम जगह ये होगा भी, केमिस्ट्री का पेपर ईजी है तो उसमें खूब मार्क्स आने, सभी क्या रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि 70 मार्क्स भी बहुत एवरेज से माने जाए। तो पेपर के टफनेस लेवल के हिसाब से मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। तो हमेशा एवरेज से बेंचमार्किंग करें। आपका बच्चा कहीं पे ही पढ़ रहा हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज हो गई, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि प्रिपरेशन जो है दैट वोंट बी स्मूथ। तो उसका मतलब ये है कि मैं डरा भी नहीं रहा हूं, बट मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आगे क्या होगा। तो अगर हम मेंटली रेडी हैं, और हिकअप्स तो आएंगे ही आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे आएंगे, जीतेगा वो जो लगातार लगा रहेगा, जो बीच में हथियार डाल देगा, उसका रिजल्ट उसी दिन डिसाइड हो गया कि कुछ नहीं होने वाला उसका। बट जो लगातार मेहनत करता रहेगा कि चलो अभी मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर मैं अपने जो भी प्रिपरेशन उसको एनालिसिस करूंगा, उसमें लूप होल्स देखूंगा, क्या क्या दिक्कतें हैं, एंड उस पर काम करूंगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसा है कि वो उन्हें पता होती है कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स मेरा वीक चला है, वो देखते रहेंगे। तो देखते रहने से वो अपने आप सॉल्व थोड़ा हो जाएगी। यू हैव टू टेक सम करेक्टिव स्टेप्स टू मेक इट गुड। ये ठीक है, करेक्ट कोर्स करेक्शन हमें करना पड़ता है, बीच बीच में एक्टिव होना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तुम्हें कोई और दूसरा आके नहीं बताएगा ये कर ले वो कर ले, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो आईआईटी जेईई में जो बंदा जाएगा, ऑफ कोर्स उनका आईक्यू बहुत शार्प होता है, तो उनको ये सारी चीजें अपने आप ही समझ में आती है कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। तो बस मैं ये बोलूँ कि लेथार्जी नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज हमें करनी है वो हमें चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे स्कूल मैनेजमेंट। देखो, स्कूल के साथ एक बच्चा वो है जो स्कूल डेली जा रहा है और उसका 7-8 आवर्स डेली स्कूल में खर्च हो रहा है। एक बच्चा वो है कि जो स्कूल में इतना लोड नहीं है एंड उसके पास वो नंबर ऑफ आवर्स वहां से अवेलेबल हैं। तो ऑफ कोर्स जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उसको बहुत फायदा होगा। ठीक है, उसको एवरी डे हिल बी हैविंग मोर टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो पेरेंट्स को, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कॉम्पिटिशन क्या है, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आज से 20-30 साल पहले दिया होगा। ठीक है, तब सिचुएशन अलग था, अभी सिचुएशन बहुत अलग है। तो हमें ये सब में आना चाहिए कि अगर स्कूल में एज सच कहीं कोई पढ़ाई नहीं होती, आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड में वो हो सकता है रटा के 100 में से 100 ले आए, वो बोले कि हमारे मेरिट लिस्ट में इतने बच्चे आते हैं, ये है वो है, बट वो आईआईटी जेईई के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी जेईई के लिए तो जो आईआईटी जेईई के टीचर्स हैं वही राइट गाइडेंस दे सकते हैं। स्कूल वालों को तो मतलब आई शुड नॉट से, बट मैक्सिमम जगह आई से 99.9999% ऑफ द टाइम स्कूल के टीचर मेंस का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ईजी आता है। ये ठीक है, एडवांस है तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि स्किल सेट अलग है उनकी, उन्होंने उस तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं कर रखी है। मतलब ऐसा नहीं कि उनमें दिमाग नहीं है, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ की। वैसे सारा कुछ जो जेईई का पेपर है वो कहने को सीबीएसई बेस्ड आता है, ये ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट वो आता खूब हाई फाई। तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्कूल में जाना इन माय ओपिनियन इज वेस्टेज ऑफ द टाइम, एंड देयर विल बी वेरी फ्यू स्टूडेंट हु विल बी एबल टू डू इट विद स्कूल। ये ठीक है, स्कूल भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छा कर रहे हैं, ये तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे अच्छा करते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा कर रहा है स्कूल के साथ निकालना है, तो फिर आपको लगेगा ये तो सेलेक्ट हो गया, बट आई विल से क्या, उसका पोटेंशियल था 500 रैंक आने का, उसका 2000 रैंक आ रहा है। तो पेरेंट तो 2000 रैंक में भी खुश है, बट उस बच्चे को अंदर अंदर पता होगा कि उसने क्या चीज वेस्ट कर दिया। अब उसको सीएस नहीं मिलेगी कहीं ढंग की जगह, कंप्यूटर साइंस वो नहीं पढ़ सकता, तो उसकी तो लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो गई ना। कहाँ पे वो सीएस में अच्छी जगह पे जा सकता था, हो सकता है वो कोई बहुत ही लोअर सिविल विल के किसी ब्रांच में वो पढ़ा हुआ है, फिर उसे अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, कोडिंग में जाना पड़ेगा, या और कुछ सिविल सर्विसेज में जाना पड़ेगा। इस तरह की चीजें होती हैं। तो केवल सेलेक्ट होना ही सफिशिएंट नहीं है, यू नीड टू जस्टिफाई योर पोटेंशियल। मतलब जो बच्चे का पोटेंशियल है, अगर किसी बच्चे का पोटेंशियल 1500 रैंक लाने का है और वो मान लिया 1200 रैंक लाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उसको शाबाशी देनी चाहिए। बट अगर किसी बच्चे का पोटेंशियल 1500 रैंक लाने का, वो 6000 ला रहा है, तो मतलब उसने कहीं ना कहीं तो बहुत मिस्टेक्स कर दी हैं, ग्रेव मिस्टेक्स कर दी हैं। वो पे करेगा उसको थ्रू आउट हिज लाइफ। ऐसे बच्चों को आईआईटी में जाके भी मलाल रहेगा, तो वो आईआईटी में परफॉर्मिंग कर पाता, तो लगता है कि यार इस बच्चे का ब्रांच तो मेरे से बेटर है, बट उसका दिमाग तो मेरे से कम है। तो इसलिए स्पेशली अगर पॉसिबल है तो हम स्कूल ऐसा लें जो प्रेशर ना डालें, मतलब जो हमारा टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बचाएं। अब ऐसा करने में हाँ चलो मैं पहले इस पे आ जाता हूँ, इसी में ये पॉइंट कवर हो जाएगा। पेरेंट्स का एक रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझने की जरूरत है बच्चे के लिए, क्योंकि 11th का बच्चा होता है। तो इसमें मतलब आई शुड नॉट से, अगर मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूँ तो मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, बट कंपटीशन इज नोन फॉर स्ट्रेट टॉक। मतलब हम कोई हनी कोटेड बात नहीं बोलते हैं जो आपको अच्छी लगे।
हम वो बात बोलते हैं जो हमने 20-25 साल का एक्सपीरियंस है हमें, और जिसमें हमने देखा है कि ऐसा करने से गलत होता है बच्चे के साथ, ऐसा करने से सही होता है। हम तो बिल्कुल सही, मतलब से तो खुला बोलते हैं, उसका चाहे कुछ भी हो। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ना अपनी अज्ञानता की वजह से बच्चे का कैरियर बर्बाद कर देते हैं। तो यू शुड नॉट ruin द कैरियर ड्यू टू देयर ओन इग्नोरेंस और प्रिजुडिस। ये ठीक है, अपना उन्होंने दिमाग में कुछ बैठा रखा है कि ऐसे ही होता है, बचपन में हमारे साथ ये होता था, मेरे को तो ऐसे ही होता है, पढ़ाई कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। जमाना कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गया। मतलब आईआईटी जेई में अब वो बोलेंगे, आईआईटी जेई में क्वेश्चन तो वही पूछे जाते हैं। देखो आईआईटी जेई बना कैसे? आईआईटी जेई इसलिए बना क्योंकि उसमें क्वेश्चन कोई आपके देखे हुए नहीं आते। बोर्ड में तो क्या है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लो, आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, 100 में से 90 तो कहीं पे भी नहीं गए। तो उसमें तो बच्चा रट के और उगल के आ जाए तो भी 90% मार्क्स आ जाएंगे। आईआईटी जेई में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आईआईटी जेई में कॉन्सेप्ट आपको सारे आते हैं, वो लगाना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना घुमावदार आएगा कि आपका दिमाग चारों तरफ से घूम जाएगा। मतलब तो ये दिस एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीथिंग एल्स। पहली चीज तो ये होगी। तो इससे क्या होता है कि एवरी ईयर एडवांस में यू विल फाइंड कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो जो नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कुछ नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो अगले साल के सिलेबस में ऐड हो जाते हैं कि अब अगले साल ये भी पढ़ना पड़ता है। फिर उस साल कुछ नया आया, वो फिर अगले साल के सिलेबस में पुराने वाला भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। तो नाउ यू कैन थिंक कि 20 साल पहले और आज के में क्वेश्चन भले ही थ्योरी सेम है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एज फार एज कोर्स इज कंसर्न। बट ये जो 20 साल में लगातार जो इतने साल तक पेपर आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, आज वो पार्ट ऑफ द सिलेबस हैं। तो इसलिए बच्चे को बहुत ही कम टाइम मिलता है, मतलब इसीलिए लाइफ रोबोटिक हो जाती है। तो आप बच्चे से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट। तो उसके लिए स्पेशली जैसे मैंने बोला कि एक आप कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं, कुछ भी आप जो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे के अगले 30-40 साल के प्रोफेशनल कैरियर पे आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। उस अर्जेंसी या उस सिंसियरिटी के साथ आपको रिसर्च करके प्रॉपरली लेना चाहिए। जैसे इसका बहुत बड़ा मैं एग्जांपल बोलूँ, कोटा में, स्पेशली कोटा में या और भी जगह, देर आर मैनी फेमस इंस्टीट्यूट जो पास्ट में होते थे, आज वो ऑलरेडी डेड हैं। ये ठीक है, कोई फाइनेंस के कारण खत्म हो गया, कोई किसी रीजन से खत्म हो गया, किसी यहाँ से टीचर चले गए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रखी हो, उन्होंने 6 साल पहले कोई एक बंदा निकला था, उससे पूछा कि भाई कहाँ करें एडमिशन, तो वो क्या बताएगा, वो अपने टाइम की बात बताएगा, मैं तो यार यहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ। और ऐसे आज की डेट में कोटा में बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं गलत जगह पे, जो इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकली डेड हैं। ये उन्हें 1-2 साल बाद समझ में आता, मतलब 1-2 साल नहीं, 1-2 महीने बाद समझ में आता है जब वो एडमिशन ले लेते हैं ना, कि ये तो इंस्टीट्यूट में हम कुछ बचा ही नहीं जो पहले था। तो इसलिए जो डेड इंस्टीट्यूट हैं, जो मतलब आज से 15 साल पहले बहुत ही नामी थे, 20 साल पहले बहुत ही नामी थे, अब दुनिया चेंज हो चुकी है। ये ठीक है, अब याहू बचा नहीं है। याहू एक टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज की डेट में उसका कोई नाम नहीं। आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा याहू जैसी भी चीज थी क्या कुछ, जो नई जनरेशन। तो सेम चीज यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री में भी है। फिर जैसा दूसरा मैंने बोल दिया कि एक जो ये आदत होती है ना पेरेंट्स की, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हम तो ऐसे पढ़ लेते थे, हम तो बिना कोचिंग के सेलेक्ट हो जाते थे। देखो जमाना चेंज हो गया है। वो जो बच्चा है उसको आपके कॉन्टेम्परेरी जो स्टूडेंट हैं उनके साथ compete नहीं करना है, उसको compete करना है जो उसके कॉन्टेम्परेरी हैं। अब वो जिस वे में compete कर रहे हैं, उनके पास जो स्किल सेट है उसी के साथ उसको compete करना है। तो यू शुड नॉट पुट एनीथिंग ऑन द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पास्ट। ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि आज क्या चला है, क्यों ये अभी इतना डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, या फिर एक चीज हो गया बीइंग ऑन एक्सट्रीम। अब दो तरह, मैंने अपनी लाइफ में मतलब हजारों पेरेंट्स से डील किया होगा पिछले 20 साल में, बट ये मैं अलग काफी वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कम पेरेंट्स को बैलेंस्ड पाया है, बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो बैलेंस्ड है। आई हैव ऑलवेज फाउंड देम ऑन एक्सट्रीम। मैक्सिमम जो है ना, एक एक्सट्रीम तो हो गया जिन्होंने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते बच्चे पे, मतलब बच्चा उन्हें पागल बना रहा है, उल्लू बना रहा है कि मार्क्स मेरे अच्छे आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, वो भी बोलते हैं ठीक है पढ़ लेना, मतलब जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। तो ऐसे पेरेंट भी, मतलब कहने को वो बोल सकते हैं कि हमने तो बच्चे को पूरा फ्रीडम दे रखी है, बट नहीं, आपने फ्रीडम नहीं दे रखी है, आप अपनी ड्यूटी ही नहीं निभा रहे। मतलब बच्चा तो अभी नादान है, ये ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि विदाउट मेहनत के कुछ नहीं होगा। अगर आज मेहनत नहीं करेगा, सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन तो दूर की बात है, बट ये जो 2 साल हैं उनमें उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज आती हैं वो तो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। भले वो बिजनेस करे, भले ही और किसी फील्ड में जाए, आईआईटी जेईई करे या ना करे। आईआईटी जेईई जस्ट एन एग्जामिनेशन, बट जो इसकी प्रिपरेशन है वो बच्चे को पूरी लाइफ के लिए तैयार करता है। तो आई विल से कि हमें इतना कूल नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपना फ्यूचर खराब किए जा रहा है, आप उसको शह दिए जा रहे हैं, मतलब देन यू आर गिल्टी। वो हो सकता है बच्चा 10 साल बाद बोले, आज नहीं बोले 10 साल बाद बोलेगा। आई हैव सीन दीज एग्जाम्पल्स
कि मैं तो पागल था बट आप तो समझदार थे ना, आपको तो मेरे को रोकना चाहिए था ना जब मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। एक तो ये एक्सट्रीम हो गया पेरेंट्स का। दूसरा एक्सट्रीम हो गया कि वो बच्चा अपने पूरी जान लगा रहा है, 12 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ रहा है, फिर भी उसमें 24 घंटे जैसे हम बोलते हैं निडिलिंग किए जा रहे हैं कि तू तो पढ़ता नहीं है, तो मार्क्स तो नहीं आ रहे, पता नहीं क्या पढ़ता है, पता नहीं किताबों के सामने क्या बैठा रहता है, खोल के बैठा रहता है, मार्क्स नहीं आ रहे। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो बच्चा रियली में तैयारी कर रहा है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, दे आर यूजली वेरी सेंसिटिव स्टूडेंट्स, तो उन्हें लगता है यार मैं अपना फुल देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये जबरदस्ती क्यों बोले जा रहे हैं मेरे को, तो ही गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो अगर आपका बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको अननेसेसरी प्रेशर ना डालें। मतलब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10-12 घंटे पढ़े, सिंसियरली पढ़े। अगर वो कर रहा है तो फिर उसको परेशान ना करें, ये ठीक है। फिर उसका हौसला बढ़ाए कि बेटा अभी रिजल्ट नहीं है, आगे आ जाए। ऐसा नहीं कि उसको हम सोचेंगे मैं गाली दूंगा तो शायद ये और मेहनत करेगा, ऐसा नहीं है। फिर वो जो गाली देना हो गया या फिर वो कांस्टेंट झिक झिक होगी ना, उससे बच्चे की परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी, फिर ही विल स्टार्ट हेटिंग देयर पेरेंट्स। आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड कि वो अपनी 100% दे रहा है बट पेरेंट्स फिर भी जबरदस्ती उसको सुनाए जा रहे हैं। तो उस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए। तो आई वुड से कि यू शुड बी बैलेंस्ड। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है, गलत डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है, तो यू कैन काउंसिल हिम प्यार से, या फिर टीचर से बात करा दी, क्योंकि बच्चे टीचर्स की बात काफ़ी मानते हैं, पेरेंट्स की बात यूजली इस एज पे आके कभी कभी बच्चा कन्फ्रंटिंग हो जाता है, वो नहीं मानता बात, क्योंकि बचपन में बहुत सारा उल्लू बनाया होता है बच्चे को ना, झूठ बोल बोल के ये कर ले वो कर ले, तो बच्चा वो इसलिए भी ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं उसके अपने पेरेंट्स के साथ। तो काउंसिल कराइए प्रॉपरली, और बाकी तो दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं जाएं, 24 घंटे चक चक भी ना करें। हाँ, मतलब इस तरह की जो बात होगी, पढ़ने वाला तो कहीं से ही पढ़ लेगा, ऐसा बोल के आप उस पर अननेसेसरी प्रेशर डालें, मतलब यू आर मेकिंग हिज लाइफ डिफिकल्ट, फालतू की चीज़। अगर मान ली उसने कुछ बोला कि मेरे को इस कोचिंग में ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत है, मान लिया यहाँ पे फिजिक्स वाले सर का मेरे साथ ट्यूनिंग नहीं है, अब वो बोले कि मैं इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते थे। हमारे यूट्यूब चैनल पे तीनों सब्जेक्ट के टोटल मटेरियल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, विच यू कैन गेट इवन, मतलब विच यू कैनॉट गेट इवन इन द फर्स्ट और सेकेंड बैच ऑफ एनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। मतलब हमने वो मटेरियल डाल रखा है जो कोटा के सबसे टॉप का जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट होगा उसके पहले बैच में जो वो इनपुट दे रहे हैं वो सारा हमने फ्री डाल रखा है। तो अगर मान किसी बच्चे को अपनी कोचिंग में किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत है और वो यूट्यूब से पढ़ रहा है, तो लेट हिम बी। मतलब आप तो ये देखो ना, वो तो और एफर्ट मार रहा है, प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, उसको मतलब फालतू की निडलिंग ना करें, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये कि कुछ पेरेंट्स को ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि यार तू पहले बोर्ड पे ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे, ठीक है। बच्चे को पता है कि वो कर लेगा, क्योंकि प्रिपरेशन में क्या होता है कि सीबीएसई के साथ थोड़ा सा कोर्स मिसमैच रहता है, ये ठीक है। हमारी चैप्टर की सीक्वेंस अलग होती है, एनसीईआरटी की अलग होती है, तो हो सकता है कि वो जो क्वार्टरली एग्जाम है या हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें अच्छा ना करे क्योंकि चैप्टर मिसमैच है, बट जब लास्ट में उसका एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में ही विल डू वेल। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि तेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, प्रिपरेशन करा है, स्कूल में भी तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तू तो बैठ जा पहले स्कूल का कर। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो मैं उसकी बात करूँ तो, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि स्कूल नहीं जाएगा तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, ये ठीक है। तो आई विल टेल यू कि जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा आईआईटी जेईई की, 99.99% ऑफ द स्टूडेंट, उनके पास टाइम होगा ही नहीं कुछ भी करने का, ये ठीक है। वो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी परस्यू नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर मान लिया आप स्कूल भेज भी रहे हो तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो वहाँ पे ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा लोड होगा पढ़ने का कि वो तो हमेशा ही विल बी गैस्पिंग फॉर द टाइम कि काश मेरे को आधा घंटा और मिल जाए तो मैं सो लूँ एक्स्ट्रा, ये ठीक है। इस तरह की चीज़ है, तो वहाँ कुछ ऐसे काम नहीं होना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो बच्चा तैयारी कर रहा है अपने आप, दे आर वेरी स्मार्ट, और आईआईटी में अंदर जाके या इंजीनियरिंग कॉलेज में अंदर जाके हो जाएगा पर्सनैलिटी, वहाँ पे 1 महीने के अंदर सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। जो बहुत बच्चा झिझकता है उसको भी खोल देते हैं, जैसे एक बार हल्की फुल्की जो रैगिंग वगैरह होती है सब खुल जाते हैं, बच्चे सबको सारा ज्ञान मिल जाता है। तो उसको ऐसा नहीं कि यहीं से हम जबरदस्ती करें, क्योंकि बोर्ड की जो परसेंटेज है आज की डेट में उसमें तो बीएससी में भी एडमिशन नहीं होता, उसके लिए भी उन्होंने सीयूईटी लगा दिया है, ये ठीक है। मतलब जो बीएससी वाले वो भी ट्रस्ट नहीं करते बोर्ड की परसेंटेज पे आज की डेट में, तो इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एंड आई वुड से एवरीथिंग कैन वेट, बट अगर हमने ये टाइम निकाल दिया तो आईआईटी एडवांस में और चांस नहीं मिलेगा, मतलब एक चांस और मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये हमारे दिमाग में जरूर रहना चाहिए। अच्छा, ये मैंने रेड में लिखा है, शायद इतना विजिबल ना हो, बट फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकता है, उसको जरूर ध्यान दें कि तुम तो ये गलती नहीं कर रहे हो। सबसे पहले बैकलॉग होना है। कुछ बच्चे कुछ नॉन सिंसियरिटी में टाइम निकाल देंगे, या फलानी की शादी में चले गए, उसके बर्थडे में चले गए, 5 दिन वेस्ट कर दिए, घूमने चले गए। तो यू शुड मेक श्योर कि आपका बैकलॉग ना हो। बैकलॉग का मतलब ऐसा ना हो कि आप जो सिलेबस क्लास में चल रहा है उसके पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार वो तो स्पायरली यू विल कीप गोइंग डाउन डाउन डाउन। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर लगता है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा तो पता लग जाएगा जब तुम ऐसा करोगे। तो अगर हम अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखना चाहते हैं तो वी शुड मेक श्योर कि बैकलॉग बिल्कुल भी ना हो। दूसरा, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है
या फिर जैसे हमारे पास एडमिशन लिया तो विल गिव यू द इंटायर मटेरियल, जो पूरा रिसर्च्ड मटेरियल है, ग्रेडेड है। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है उसमें, मतलब आप हमसे अच्छा मटेरियल थोड़ा ढूंढ के लाओगे कहीं से। तो यू शुड नॉट बी चेजिंग बुक्स कि हम ये बुक ले आए, वो बुक ले आए, किसी भी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज टाइम वेस्टेज। ठीक है, किसी बुक में से अगर तुम ले आए और मान लिया तुमने 20 घंटे पढ़ी, तो हो सकता है तुम 1 घंटे काम की चीज़ निकाल पाओ, वो 1 घंटा हमने ऑडियन निकाल के अपने मटेरियल में डाल रखा है। तो जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हो उसी का मटेरियल फॉलो करो, इधर उधर की बुक्स ढूंढने की कोशिश ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने शुरू में एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, फिर पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने जंप किया। तो देखो, मैंने बोला ना कि इतनी ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है कि यू कैन नॉट अफोर्ड इस तरह की चीज़ें कि 1-2 महीने वेस्ट हो गए तो यू कैन नॉट अफोर्ड, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसलिए एडमिशन लेने से पहले जितनी रिसर्च करनी, खूब रिसर्च करो। वंस यू आर टोटली कन्विंस, तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। अब बाई चांस कहीं गलत फंस जाओ तो चीज़ें अलग है, बट इसीलिए बोलो कि ना फंसे, इसीलिए पहले से रिसर्च करके अच्छी तरह रखो, क्योंकि टीचर चेंज करना और ये ट्रैक चेंज करना विल बी कॉस्टली फॉर यू, किसी ना किसी टर्म्स में यू विल पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने केवल क्लास कर ली बट कोई रिवीजन नहीं करते। अगर टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो लास्ट में बहुत दिक्कत होगी। मतलब रिवीजन करने का मतलब है जो भी नोट्स तुम बनाते हो, नोट्स बनाने चाहिए। एक तो नोट्स जो भी तुम बनाते हो उसकी एक बार रीडिंग हमारी मंथ में एक बार जरूर लगनी चाहिए, पूरे सिलेबस की, ताकि हम टच में रहें सबके। ठीक है, एक कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जैसे यूजली 1 महीने के गैप पे होते हैं, हमारे टीम कॉम्पिटिशन में हम 21 डेज मतलब 3 वीक्स में टेस्ट लेते हैं। एवरी 3rd वीक देयर विल बी ए टेस्ट। तो वो टेस्ट हमें जरूर देने चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, भले ही मार्क्स कैसे भी आए, क्योंकि टेस्ट इज रियल मॉक जो एक्चुअल एग्जाम होने वाला है। तो जो भी हम गलती करने वाले हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे काम होता है। तो वो अगर हम लगातार अभी से करेंगे तभी लास्ट तक एक्सेल कर पाएंगे। तो टेस्ट हमें जरूर देना चाहिए। कुछ लोग टेलीग्राम पे फ्री मटेरियल ढूंढते रहते हैं, तो टेलीग्राम पे देखो बहुत सारा जहर भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हमें फ्री में जहर मिल जाए तो हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो एक ऑथेंटिक सोर्स से ही मटेरियल उठाएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कुछ डाउट सॉल्विंग ऐप बन गई हैं। तो मैंने बोला कि प्रिपरेशन का वेट इतना है कि एक बच्चे के पास इधर उधर मुंह घुमाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब उसको जो इंस्टीट्यूट में बोला जा रहा है अगर वो फॉलो करता है तो उसी से उसका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। एंड 90% बच्चे वही फॉलो नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा 100% फॉलो करेगा 500 के अंदर आ जाएगा, जो 50% फॉलो करेगा वो 5000 के अंदर आसपास आ जाएगा। ये ठीक है। तो हमें बाकी चीज़ करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि हमारा एक क्वेश्चन फंस गया तो हम उसको लेके नेट पे उसका ढूंढ रहे हैं। हाईली टाइम वेस्टेज एंड इनएफिशिएंट वे ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसलिए जिस भी कोचिंग में हम जा रहे हैं उनका मटेरियल होगा, वो उनके यहाँ डिस्कशन क्लासेस होती होगी। जैसे हम टेक्स्ट सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, डाउट क्लासेस सब देते हैं। तो हमारे बच्चे को केवल हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग, चाहे वो गाइडेंस हो, मटेरियल हो, किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ हो, वी विल प्रोवाइड। ये ठीक है, ये सारे कुछ उसी फीस के अंदर इंक्लूडेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है। फिर एक जो बच्चा यूजली जो 10th से 11th में आते हैं, तो 10th तक बहुत सारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट और जैसे बोलते हैं ना अपराइट होते हैं। दे सीक परफेक्शन, मतलब हर चीज़ में उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो लोग तो यार जब तक 100% नहीं हो तब तक मेरे को मज़ा नहीं आया। तो देखो, वी शुड बी प्रैक्टिकल नाउ। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है अपनी पर्सनैलिटी का जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लिया मैंने 100% तक एक चैप्टर को परफेक्ट करने की कोशिश किया और मेरा कोर्स पीछे हो जाए, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। उससे क्या होगा कि आपका पूरा प्रिपरेशन हेवे चला जाएगा। अगर मान लिया जब क्लास में कोर्स खत्म हो रहा है, क्लास में चैप्टर खत्म हो रहा है, तभी मेरा खत्म हो रहा है, बट 80% एफिशिएंसी से खत्म हो रहा है, तो दिस इज फाइन। क्योंकि 20% पे यू कैन वर्क लेटर। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा आगे चल के रिवीजन वगैरह करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि हम पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब अप टू डेट रहना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले जो लिखा था वो बैकलॉग लिखा था। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बैकलॉग की समस्या बहुत सारे बच्चों का जो प्रिपरेशन है वो बर्बाद कर देती है। इस बात को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। अब हम प्रथम में जो कोर्स है उसकी क्या क्या हाइलाइट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो टीम कंपटीशन का कोर्स है प्रथम, जो अभी 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 27 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, उसकी बात करते हैं। तो प्रथम के कोर्स हाइलाइट्स ये हैं। सबसे पहले वी विल गिव यू रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर। तो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर से एक तो डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा, प्लस जो लाइव क्लासेस की इनएफिशिएंसी आता है कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर से डाउट पूछ रहे हैं और क्लास में टीचर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी दिन टीचर का मूड अच्छा नहीं हुआ, उस तरह की सारी इनएफिशिएंसी को हमने हटा दिया। प्लस जो लाइव क्लास में ये होता है ना कि एक डिसिप्लिन बना रहता है बच्चे का, वो इसीलिए हम शेड्यूल्ड लेक्चर देते हैं, एक साथ हमने डंप नहीं किया। ठीक है, मतलब आपको आज जैसे कोई लेक्चर आना है तो वो 4 बजे ही आएगा। ठीक है, वंस इट इज देयर वो आपके पास अवेलेबल रहेगा लास्ट तक बिल्कुल। ये ठीक है। बट जो मान लिया आज 10 तारीख है और जो 15 तारीख को लेक्चर आने वाला है वो आपको 10 तारीख को अवेलेबल नहीं होगा, वो 15 तारीख को ही एक स्पेसिफिक टाइम पे ही अवेलेबल होगा। बट 15 के बाद जब वंस दैट इज ओपन तो वो 16, 17, 18 सब
लास्ट तक बिल्कुल आपके पास अवेलेबल है। बाई चांस किसी का मिस होता है तो ही शुड बी एबल टू डू इट। इसलिए दूसरा जो मटेरियल है वो बहुत रिसर्च के साथ बनाया हुआ है, ग्रेडेड मटेरियल है। मतलब एक्सरसाइज 1 आपका मेंस के लिए है, एक्सरसाइज 2 एडवांस के लिए है। तो ये इसलिए कि हर बच्चे का अपना जैसे उन्हें पचाने की क्षमता अलग अलग होती है। तो कोई बच्चा अगर मान लिया बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, या किसी बच्चे के पास हो सकता है थोड़ा सा टाइम कम हो स्कूल में जाने की वजह से, तो केवल पहली एक्सरसाइज कर ले, उसी से उसका काफ़ी काम हो जाएगा अभी के लिए। और बच्चा को एक्सेल करना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज 2 भी करना पड़ेगा, फिर अगर उसे एडवांस में जाना है तो। इस तरीके से ग्रेडेड मटेरियल बुक्स में यूजली क्या दिक्कत होती है, वो कोई भी क्वेश्चन लाके के साथ डंप कर देते, तो कभी इजी क्वेश्चन आएगा, कभी टफ आएगा, तो बच्चे का सिस्टमैटिकली ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा। मतलब अगर अचानक इजी या टफ और कभी मॉडरेट क्वेश्चन आ गया, कभी 2-3 चैप्टर का मिला के क्वेश्चन आ गया, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो वो नहीं है, मटेरियल में बहुत रिसर्च कर रखी है। उस पूरे मटेरियल का टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है वेबसाइट एंड ऐप के ऊपर। जो भी मटेरियल है उसका एक फिजिकल कॉपी दिया जाएगा आपको, ताकि स्क्रीन टाइम हमारा कम हो पाए। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेरे को स्क्रीन पर ना देखना पड़े, इसलिए एक फिजिकल कॉपी दिया जाएगा। और ये सारा कुछ जैसे मैंने बोला जो फीस है उसी के अंदर इंक्लूडेड है। 26,400 के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि एवरी 21 डेज पे एक टेस्ट होगा, उसका प्रॉपरली आपको एनालिसिस मिलेगा कि आपने क्या चीज़ वीक है, क्या चीज़ आपने सही किया, और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा उसको समझने के लिए पूरा ना, कि टेस्ट में अगर आपने किया है तो और बेटर तरीका क्या हो सकता था। ठीक है, डाउट सॉल्विंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो कॉम्पिटिशन उसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि हमने डाउट सॉल्विंग बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर रखी है। और इसमें डेली एक लाइव डाउट काउंटर होता है। मतलब क्लासेस तो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड है, बट ये लाइव है जिसमें बच्चा आके टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और डेली होता है वो डेली। कि जैसे मान लिया 1 बजे से 2 बजे तक डाउट चला है फिजिक्स का, तो फिजिक्स के आगे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, और भी कुछ अगर उसे बातें करनी है, कुछ गाइडेंस चाहिए तो एट दैट टाइम ही कैन डू इट। दूसरा ये होता है कि अगर वो मान लिया उस टाइम स्लॉट में नहीं आना चाहता, उसे केवल 2 ही डाउट हैं मान लिया, तो ऐसा भी कर सकता है कि वो ऐप पे पूछ सकता है। मतलब ऐप पे वो टेक्स्ट के फॉर्म में पूछ सकता है, पिक्चर खींच के भेज सकता है कि इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया, वॉइस मैसेज के थ्रू भेज सकता है। तो डाउट तो मतलब उसके पास बचेगा नहीं। पहले हमने पूरा सोल्यूशन दे दिया ईच एंड एवरी चीज़ का, फिर दूसरा डेली लाइव डाउट काउंटर क्लास भी, अगर कुछ डाउट फिर भी रह जाए, लेक्चर में कुछ बाई चांस समझ में ना आए, तो वो यहाँ पे आके पूछ सकता है। और उसके बाद वो अलग से भी अगर 24/7 पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में क्या है कि अगर आपने एक बार यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो आपको बाकी सब चीज़ों से चिंता मुक्त हो गया, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म कौन सा आता है, कब आता है, कि कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, ये ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, किसका फॉर्म कब निकल रहा है, सारा हम देते हैं गाइडेंस। या फिर जैसे इवन बोर्ड, वैसे तो जैसे जो बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है उसने जो प्रिपरेशन किया होगा उसके अंदर बोर्ड की प्रिपरेशन अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। बट फिर भी बोर्ड में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उससे रिलेटेड भी मटेरियल हम बना के देते हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट भी ना हो, ताकि उसको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी ना करना पड़े कि हम सेम ही चैप्टर वापस दोबारा पढ़ रहे हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे रिलेटेड PCM के लेक्चर हम देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, और इंग्लिश के भी लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चा मान लिया किसी भी रीजन से स्कूल नहीं जा पा रहा है बिल्कुल, तो इंग्लिश के लेक्चर भी हम देते हैं। तो 4 सब्जेक्ट तो यही कवर हो गए मेजरली। 5th तो यूजली फिजिकल एजुकेशन रखते हैं बच्चे, तो वो तो अपने आप ही पढ़ सकते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट, जैसे पहले KVPY होता था तो हम उसके भी टेस्ट कराते थे। तो इस तरह की सारी गाइडेंस, सारा मार्गदर्शन एक्सपर्ट द्वारा आपको 24/7 अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है बैच से रिलेटेड, या अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं, 8888000021, या फिर 74109000, ये तीनों में कॉमन है। लास्ट में 901, 906, 908, ये सभी नॉर्मल नंबर है। मतलब ये इतने 8 देख के मेरे को ये समझ नहीं आ, मतलब ये नहीं शक होना चाहिए कहीं मेरा पैसे तो नहीं कट जाएंगे फ़ोन करने में, ऐसा कुछ नहीं, ये नॉर्मल नंबर है बस। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस कोर्स में रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, यू कैन फॉलो दैट। और या फिर ये बैच हमारे एडू कॉम्पिटिशन एंड्रॉयड ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर वेबसाइट पे अगर जाना है तो www.online.competition.com, यहाँ पे जाके भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई भी डाउट हो आप तो सीधा फ़ोन करो, अगर आपको किसी भी है, दे विल गाइड यू कि आपको करना क्या है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि हाउ टू स्टडी फ्री। अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली किसी को दिक्कत है तो वो बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है। हमने सारा सिलेबस, मतलब जितना भी थ्योरी होता है, बहुत आराम से पढ़ा के, ताकि बच्चे के पास अगर डाउट पूछने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हमने पूरा सिलेबस डाल रखा है ऐसे बच्चों के लिए, नीडी बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो मैंने बोला कि उस मटेरियल से पढ़ के बच्चे 100 के अंदर भी रैंक लाए हुए हैं, तो जो उसका क्वालिटी है उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप मानो मत, आप तो किसी भी वीडियो, मतलब पढ़ने वाला जो वीडियो है जिसमें पढ़ाई हो रखी है, उसके नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में पढ़ो पिछले
8-10 साल के कमेंट्स यू कैन सी कि किस लेवल का कंटेंट वो दे रखा है। मतलब आजकल तो बहुत सारे लोग इसको अपने मार्केटिंग के लिए भी एक्सप्लॉइट करते हैं कि उन्होंने कुछ थोड़ा मोड़ा मटेरियल डाल दिया और बच्चों को फिर बोला कि अच्छा ये खरीद ले वो खरीद ले तब पूरा मिलेगा। इस तरह की बात नहीं है। इंटरनेट जब पॉपुलर नहीं था तब भी हमने पूरा कोर्स, जैसे मैंने कोटा में पढ़ाया हुआ 10-11 साल टॉप इंस्टीट्यूट में 100 के अंदर काफ़ी रैंक पढ़ाई हुई है, तो उन क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारा मटेरियल हमने डाल रखा है। तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ के कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता, 100% सेलेक्ट हो सकता है। बस आपको सिस्टमैटिकली वो पढ़ना है। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें कौन सा बाद में पढ़ें, ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जो चैनल का नाम है दैट इज मोहित त्यागी, यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट पीसीएम का सारा कोर्स फ्री पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो थोड़े दिन बाद हम अपनी ऐप पे शिफ्ट कर देंगे ताकि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन ना हो यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर भी काम चल रहा है। अभी तो यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा, आगे चल के हम ऐप पे भी कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा थ्योरी लेक्चर वाली बात। प्रैक्टिस के लिए ऑफ कोर्स आपके पास अगर कोई जैसे आपका सीनियर हो, उसका कोई मटेरियल पड़ा हो, वो आप कर सकते हैं। अगर 1-2 साल पुराना है तो वो भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो आप मटेरियल सॉल्व कर सकते हैं। बस मेक श्योर जो भी आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो आप कोई भी मटेरियल या बुक वगैरह, बुक तो वैसे यूजली आई विल नॉट प्रेफर क्योंकि वो सिस्टमैटिक नहीं होता है। कोई भी अगर कोचिंग मटेरियल है तो दैट यू कैन फॉलो किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का। अदरवाइज कंपटीशन का भी डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल आता है, तो वो भी चाहो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर्स के लिए यू कैन टॉक टू आवर सपोर्ट टीम, जो भी अभी मैंने नंबर बताया। अच्छा, इसके बाद एक टेस्ट देना जरूरी है। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये डीएलपी ले रहे हो तो इसके अंदर टेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज आप खुद पढ़े हो तो टेस्ट सीरीज भी आपको ढंग की आज की डेट में जैसे 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। जैसे हमारी कुछ 900 रुपये की है शायद, या फिर और किसी भी इंस्टीट्यूट की यू कैन ज्वाइन। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उनके हिसाब से भी हम सीक्वेंस एक बार चैप्टर्स का देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो कोर्स को टेस्ट करें वैसे वैसे ही हम पढ़ाई करें। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, जिनको दिक्कत है। अच्छा, इसके बाद आती है वाई कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले तो कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, जैसे मैंने सबके नाम बता दिए, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनके साथ मेरी ट्यूनिंग बैठेगी या नहीं बैठेगी, ये आप यूट्यूब पे जाके हमारे सारे वीडियो देखिए। एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, कोटा जाओगे या कहीं पे भी लोकल जाओगे, यू नेवर नो कि टीचर कैसे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। अगर आप उनको पढ़ के देखो, अगर आपको जमता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ फैकल्टी टीम है वो सभी कोटा में डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, उनको टॉप बैचेज में पढ़ाया हुआ है, 100 की रैंक्स निकाली हुई हैं। तो वो सारा चीज़ जो आपको किसी भी कोचिंग के फर्स्ट बैच में मिलेगा वो आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। एज फार एज टीचिंग इनपुट्स आर कंसर्न, मतलब वहाँ पे तो हो सकता है आप कोटा में जाओ, किसी बैच में जाओ, आपको 11वें नंबर का बैच मिले, हो सकता है वहाँ पता नहीं कौन ट्रेनिंग टीचर पढ़ा रहा हो, वो भी आपके साथ ही सीख रहा हो। इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि बच्चे के साथ वो टीचर की भी ट्रेनिंग चल रही हो, बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे उस तरह का ब्लैक बॉक्स नहीं, यहाँ पे एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है। रिजल्ट्स के बारे में आई विल से कि बहुत सारे लोगों को लगता है ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता है। वी आर द ओनली वन जिन्होंने ऑनलाइन से रिजल्ट प्रूव किया, इसीलिए वी आर स्टिल स्टैंडिंग। मतलब ये दिस इज आवर 4th ईयर, हम अपने रिजल्ट के बेसिस पे ही खड़े हैं, या फिर बच्चे जो हमें जानते हैं वो रिजल्ट के बेसिस पे जानते हैं। हमने ऑनलाइन के अंदर कोर्स निकाला है, हमने ऑनलाइन कोर्स के अंदर रिजल्ट्स निकाले हैं और कंसिस्टेंटली निकाले हैं पिछले 3 साल से। और 3 साल के रिजल्ट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ सकते हो। हमने एक एक बच्चे का नाम और ये सारा एड्रेस दिया, मतलब ऐसे नहीं कोई फेक रिजल्ट नहीं कि बोल के निकल गए इतने सेलेक्ट हो गए, कौन कौन सेलेक्ट हुआ है बताया नहीं। एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन आवर वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल। इनफैक्ट जब रिजल्ट आउट होता है तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारा रिजल्ट ये है। बाकी के लोग तो इधर उधर से कुछ जुगाड़ उगाड़ करके फिर एक आध दिन बाद बताते हैं, बट हमारा रिजल्ट सबसे पहले बताते हैं। इवन जैसे हम लोग बहुत सारे, कुछ लोग इसलिए भी बोलेंगे कि हमने तो आज तक कॉम्पिटिशन का नाम नहीं सुना है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शाहरुख खान को या सलमान खान से बुलवाएं कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये ठीक है। ऐसे बोलने वाले 2-3 जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो कोई आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा था कोई, वो बंद होने के कगार पे हैं। हजारों करोड़ फूकने के बाद वो बंद होने के कगार पे हैं। किसी ने कोई डिवीजन बंद कर दिया, किसी के टीचर खत्म हो गए मतलब चले गए हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हमारी जो मार्केटिंग है वो केवल हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारी टीचिंग है, ठीक है। तो अगर किसी ने रिजल्ट्स देखा है तो उसे समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की बात चल रही है, या फिर किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल पे टीचिंग देखी है कि ऐसे पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो वही हमारी मार्केटिंग है। हमारी मार्केटिंग में मेसी या रोनाल्डो आके नहीं बोलेगा, इसलिए आपने नाम नहीं सुना कि उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। अगर हमारे पास वो करोड़ों रुपए होंगे तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे कि हम बच्चों को और फैसिलिटी दे पाएँ किसी भी तरीके से। वाई आई वुड वेस्ट ऑन फुटबॉलर जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है बच्चे की सक्सेस में। तो अपने बारे में तो इतना ही बोलेंगे। तो बस आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट एंड
कीप प्रिपेयरिंग, और कहीं से भी आप प्रिपरेशन करें, एक चीज़ जरूर मान लें कि ये जो 2 साल है ये एक मिशन है और इसमें यू विल बी सक्सेसफुल। जैसा मैंने बोला कि हिकअप्स आएंगे, कर्वी होगा, पाथ जो है बहुत ही स्मूथ नहीं होगा, बट आपके जैसे बच्चे हर साल करके निकलते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपको ये स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब यू विल सी के अगर आपको कोई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है तो इट इज मेकिंग यू बेटर, इट इज मेकिंग यू स्ट्रांगर, और वो लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेई तो जस्ट एक एग्जाम है, मैंने बोला ये एक एग्जाम है, बट ये जो 2 साल की जो मेहनत है वो आपको लाइफ में हर जगह सक्सेसफुल बनाएगा। आईआईटी के अंदर भी सक्सेसफुल बनाएगा, फिर आगे जाके कंपनी में भी आपको सीईओ के पद तक अगर पहुंचना है या अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, वहां सब जगह ये कैपेबिलिटी चाहिए होगा जो आप अगले 2 साल में अपने अंदर जनरेट करोगे। तो इस मिशन और मोटिवेशन के साथ आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। किसी भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन अभी भी बचता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क, आवर टीम विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।